हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोगों ने 8 स्टडी सेशन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। आज सेशन नंबर 9 और आज का एजेंडा एक और नया कॉन्सेप्ट। क्या करने वाले हैं हम आज? हम कैलकुलेशन करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या डिटरमाइन करने की जरूरत है? ये तो वेंडर का जो बिल होगा वो होगा। नहीं, ऐसी इतना इजी भी नहीं है। हमने जो किया वो भी तो वैल्यूएशन ही था। वो वैल्यूएशन था, यहां डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट है। डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस ये है, हमने जो वैल्यूएशन किया फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड या हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वो था कि मटेरियल किस प्राइस पे प्रोडक्शन के लिए इशू हो रहा है। जॉब में वो मटेरियल क्या रेट से चार्ज होगा, कस्टमर जो हमारे कस्टमर होंगे हम उनको किस तरीके से बिल में मटेरियल की कितनी वैल्यू लिख के देंगे, या एक जॉब में कितने वैल्यू का रॉ मटेरियल यूज हुआ उसके लिए था। और फाइनली जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसकी क्या वैल्यू है। ये जब हमने क्वेश्चन किए थे, इसमें रिसिप्ट साइड में जो हमने रिसीव किया, परचेज किया, उसकी प्राइस हमें उन सभी क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन थी, वैल्यू गिवन थी कि जी 100 यूनिट परचेज किए, 5 रुपए पे हमने लिख दिया 500 रुपए। पर अब सवाल यह है कि वो परचेज कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज खुद कहां से आई? क्या सिर्फ वो वेंडर का जो बिल है, इनवॉइस है, उसमें जो रेट लिख रखी है, क्या वही हमारी स्टोर लेजर के रिसिप्ट कॉलम में प्राइस बन के आती है? नहीं। इसका जवाब कुछ हद तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी देता है, जो कि है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज, और वो एज इट इज हमारे कॉस्टिंग में भी एप्लीकेबल है। कॉस्टिंग में भी एप्लीकेबल। तो आज हम उसी चीज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, हमें 4-5 लाइन आइटम दे दे, बोले कि इस आइटम का ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, डमरेजेस का क्या ट्रीटमेंट होगा परचेस कॉस्ट डिटर्मिनेशन के अंदर। तो एक एक आइटम के बारे में आपको लिखना होगा। या फिर क्वेश्चन आपको क्या करके दे, क्वेश्चन आपको इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन इस तरीके 1 और 2 हम कर चुके थे, ईओक्यू स्टॉक लेवल 3। इस तरीके से हमारे को 3 में तो ये चलो 1 लाइन आइटम आ गए, या क्वेश्चन हमारे को क्या करे, हमारे को क्वेश्चन नंबर 21 इस तरीके से डेटा दे दे कि जी जीएसटी लगाए, ट्रेड डिस्काउंट, ये इंश्योरेंस, ये सब का यूज करके आप कॉस्ट पर केजी या पर यूनिट कैलकुलेट करिए। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इनफैक्ट आ भी गए। लेटेस्ट एग्जाम अगर हम बात करें सितंबर 24 में आरटीपी में ये क्वेश्चन आए थे। बड़ा आरटीपी का क्वेश्चन था, 10 नंबर का केस सिनेरियो बना के दिया था, और उसी अटेम्प्ट के एग्जाम में भी सितंबर 24 के एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया सारी चीजों के साथ में। पहला ही क्वेश्चन था कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। फिर स्टॉक लेवल, मिनिमम डेंजर लेवल हम कर चुके हैं। फिर एवरेज नंबर ऑफ डेज, ये टर्नओवर रेशियो जब पढ़ेंगे उसमें आएगा। एंड देन फिर वैल्यू अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, फिर वैल्यूएशन कॉस्ट की बात कर ली। यानी ये बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट भी बन के आया। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक, और ये पहले लाइन आइटम डिस्कस भी करेंगे। अब 21 से लेके 25 ये छोटे छोटे क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट के। एक छोटा सा करेक्शन है, पुराने क्वेश्चन है, इसलिए 21 में एक तो सी जीएसटी को कट करके कस्टम ड्यूटी कर दीजिए, और एस जीएसटी जहां पर भी है वहां एस को कट कर दीजिए, ओवरऑल जीएसटी रेट है। यहां पर नेट इनवॉइस प्राइस भी गड़बड़ हो गया, वो भी कट कर दीजिए। आंसर इस क्वेश्चन का हम रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज हमने कस्टम ड्यूटी ले लिया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में एस हटा दीजिए जीएसटी के आगे, 23 में भी एस हटा दीजिए जीएसटी के आगे से।
एक और करेक्शन, बी पॉइंट में डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लिखा, उसको कट करके जीएसटी कर दीजिए। क्वेश्चन में एक्चुअली ओरिजिनल एक्साइज थी जिसको हमने हटा के अब जीएसटी कर दिया। एंड एनक्लोज फॉर क्लेमिंग जीएसटी क्रेडिट कर दीजिए, सैनवेट। एक्साइज की जो क्रेडिट मिलती थी उसको सैनवेट क्रेडिट बोलते थे। बाकी सब कुछ ठीक है, छोटा छोटा एक एक्साइज पुराने क्वेश्चन है इसलिए एक्साइज की बात को हटा के जीएसटी करना था और सीजीएसटी को हटा के कस्टम ड्यूटी करना था। बैक टू टॉपिक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो लाइन आइटम डिस्कस कर लेते हैं। लाइन आइटम जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, बहुत सारे आइटम देंगे जी, डिस्काउंट का क्या होगा, ड्यूटीज का क्या होगा। तो इसका जवाब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, जो यहां पर भी एज इट इज एप्लीकेबल भी है। एप्लीकेबल वैसे तो कॉस्टिंग अलग सब्जेक्ट है बट स्टिल रूल वही एप्लीकेबल। क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कि जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जब आप डिसाइड करते हो, डिटरमाइन करते हो, सबसे पहली चीज जो सप्लायर ने आपको प्राइस चार्ज की है वो उसमें इंक्लूड होगी। ऑब्वियस है, वो तो जो उसका बिल बन के आया वही ऐड होगी। बट अगर सप्लायर ने कोई आपको ट्रेड इंक्रीज करने के लिए, क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए कोई डिस्काउंट दिया है, तो दैट डिस्काउंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद परचेज ट्रांजैक्शन, तो उस डिस्काउंट को परचेज कॉस्ट में से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नेट कॉस्ट को ही हमारी कॉस्ट मानी जाएगी। या क्वेश्चन आता है क्या डिस्काउंट और रिबेट दोनों सेम होता है, और डिस्काउंट में भी हमने दो तरीके के डिस्काउंट पढ़े हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर डिस्काउंट और रिबेट की, क्योंकि हम अब मार्केट में भी देखते हैं जनरली जुलाई अगस्त और दिसंबर जनवरी सीजन में रिटेल गारमेंट शोरूम्स में आता है कि जी 2 पीस ले जाइए 40% डिस्काउंट है। हम बोलते हैं 40% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ये गलत वर्ड यूज कर लिया। क्या गलत वर्ड यूज किया, समझते हैं इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को। डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, रिबेट क्लेम की जाती है। डिस्काउंट ऑफर करता है सेलर बायर को, और रिबेट बायर क्लेम करता है सेलर से। दोनों में अप्रोच का डिफरेंस है। तो पहले समझते हैं रिबेट होती क्या है। रिबेट तब मिलती है जब क्लेम करते हो, जब आपने कोई एक्स चीज मंगवाई, या तो वो सबस्टैंडर्ड वैल्यू क्वालिटी की चीज आ गई या कुछ और ही वैल्यू आ गई जो एज अ अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट यूज होता है। एक्स की जगह वाई आ गया, पर वाई के कारण आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप सप्लायर को बोलते हो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले जाओ, नहीं तो हमारे को 100 रुपए की चीज की जगह हम 90 हम देंगे, 10 रुपए के हम क्या लेंगे आपसे, रिबेट लेंगे। ये डिस्काउंट नहीं, आपने क्लेम की है। डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय सप्लायर, ये भी दो तरीके के, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्यों ऑफर कर रहा है सप्लायर, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ये कह के कि जी अगर आप ये XYZ कंडीशन फुलफिल कर लो तो आपको हम इतना बेनिफिट देंगे, आपको पूरा पे करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा कम ही पे करना है। तो ये कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब की, एग्जांपल के तौर पे कि जी अगर 1000 तक यूनिट खरीदोगे कोई डिस्काउंट प्राइस पूरी देनी है। 1000 से 5000 खरीदोगे ना तो हम आपसे 10 रुपए की जगह 9 रुपए ही चार्ज करेंगे, हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। To motivate for trade or higher quantity, that discount is called as quantity discount या trade discount। यानी कि यहां पर ये जो डिस्काउंट दिया गया है इसका डायरेक्ट नेक्सस है, डायरेक्ट कनेक्शन है परचेज ट्रांजैक्शन के साथ में। तो यहां पर जब आप परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो वो नेट ऑफ डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है। टैक्स लॉज में भी यही लिखा है कि जो जीएसटी अप्लाई होगा वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही होगा। ये मान के चलेंगे कि एज इफ के प्राइस जो थी वो 9 ही थी, 9 पे ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता ऊपर जीएसटी से पहले, वो जीएसटी के बाद होता है। जीएसटी के पहले जो डिस्काउंट माइनस हुआ वो ट्रेड डिस्काउंट, बाद में जो माइनस हुआ वो है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मानते प्राइस ही कम हो गई। कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर कर रहा है सप्लायर, वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि जी वैसे तो आप उधार ले जा रहे हो, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, पर अगर आपने 10 दिन में पैसे दे दिए तो हम आपको 2% छूट दे देंगे। इसका परचेज से कोई लेना देना नहीं, परचेज तो ट्रांजैक्शन कंक्लूड हो चुका था, बिल बन गया था, 3 महीने का क्रेडिट भी दे दिया था। दिस ऑफर इज टू मोटिवेट बायर टू पे अर्ली। ये उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, इसका परचेज से कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा।
इसका परचेज से डायरेक्ट नेक्सस ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं। इसीलिए जब वो बोलते हैं रिटेल वाले, रिटेल काउंटर वाले कि जी 2 पीस ले जाओ आपको 40% लेस कर देंगे, वो कैश है या ट्रेड डिस्काउंट है? वो है ट्रेड डिस्काउंट। आप बिल भी चेक करिएगा, वो क्या करते हैं, प्राइस अगर 1000 है तो उसमें से 40% माइनस 400 कर देंगे और 600 की वैल्यू पे ही जीएसटी चार्ज करेंगे। इसका मतलब वो जो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है इन दी नेम ऑफ कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट नहीं, वो क्या है, क्वांटिटी कह लो या ट्रेड डिस्काउंट कह लो। तो आपकी चीज ही कितने की है, 1000 की नहीं 600 की है। टैक्स लॉ भी यही मानता है, हम भी यही मानेंगे। आई होप समझ में आया। तो पहला चीज परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, नॉट कैश डिस्काउंट। सेकंड, उसमें और लिखा है कि अगर कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किया है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वो भी डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज, आप परचेज कर रहे हो इसीलिए तो ड्यूटी दे रहे हो, इसीलिए तो जीएसटी पे कर रहे हो। इसका मतलब ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बट सामने वाला सेलर है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसीलिए बिल में जीएसटी लगा रहा है। आप भी मैन्युफैक्चरर ही तो हो, यूज करने वाले हो, आप भी तो एक बिजनेस हो, बी टू बी। आप भी तो आगे कस्टमर को भेजोगे। और अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो और आप कस्टमर को बिल बना के देते हो जीएसटी का, तो इसका मतलब जो आपने इनपुट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे जो जीएसटी है, जीएसटी लॉ बोलता है आपको क्रेडिट मिल जाएगी। क्रेडिट मिल जाएगी मतलब अगर आपने 18 रुपए पे किया और कस्टमर से 36 आपने रिकवर किया है, तो आपको गवर्नमेंट को सिर्फ 18 ही पे करना है। इसका मतलब वो जो 18 था वो तो आपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, कस्टमर से रिकवर हो गया, आपने वेंडर को दिया, वेंडर और कस्टमर से वापस भी ले लिया, तो ये तो आपकी कॉस्ट ही नहीं लगी। यू जस्ट वर्कड एज अ इंटरमीडियरी। इसीलिए इसीलिए ये टैक्स जिसका रिफंड या क्रेडिट अवेलेबल है, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। पर क्वेश्चन जब तक ना लिखे कि हमें क्रेडिट अवेलेबल है, हम मानेंगे कि हमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। कस्टम ड्यूटी का जनरली क्रेडिट या रिफंड अवेलेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उस केस में आपको रिफंड मिलता है विद सर्टेन कंडीशन। बट जब तक क्वेश्चन ना बोले अपने लिए तो जी टैक्स अपना ही बर्डन है, तो हमारे बर्डन है तो हमें कॉस्ट में इंक्लूड करना है। फिर वहां एक और लाइन लिखी है, ऑल कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज ट्रांजेक्शन, डायरेक्ट नेक्सस रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए, to bring the inventory raw material to the present location and condition, transportation, handling, insurance, cartage, उस इन्वेंट्री को सप्लायर की दुकान से अपने स्टोर रूम तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगे, जो परचेज से डायरेक्टली एसोसिएटेड थे, उसके बिना गुड्स यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। हमारे जो जिस कंडीशन में हमें यूज करना है उस कंडीशन तक नहीं पहुंच सकते थे, तो फिर वो सारे एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज माने जाएंगे, इसलिए वो परचेज कॉस्ट का पार्ट मान लिए जाएंगे। तो ये सब चीज मिल के क्या क्या, नंबर 1 परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट including taxes, duties, if credit not available, and all other expenses directly attributable to purchase transaction to bring the material to the present location condition, जिसमें freight, commission on purchase, insurance of on purchase, cartage, loading, unloading सब include हो जाएंगे। वेजेस नहीं होगा, वेजेस फैक्ट्री में लगती है, एक बार रॉ मटेरियल रिसीव हो गया, उसके बाद जब आप इशू करते हो फैक्ट्री में तो आपके वेजेस लगती है, तो उसका रॉ मटेरियल को लाने तक के पोजीशन तक से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो आपकी फैक्ट्री में वेजेस लग रही है वो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, हाँ वो फिनिश गुड का पार्ट बनेगा। वो फिनिश गुड का वैल्यूएशन हम कॉस्ट शीट में सीखेंगे चौथे 5वें चैप्टर में। डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन में इंक्लूड होगा, वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखेंगे। आज हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन। तो पहले तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। What are the items to consider for valuation of a material receipt? या ये कहूं how these item will be treated? First, trade discount, deduct. मान के चलेंगे एज इफ कि वो प्राइस ही कम चार्ज कर, क्वांटिटी डिस्काउंट, डिडक्ट, दे आर वन एंड द सेम। दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए या ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए दिए जाते हैं। नंबर 2, कैश डिस्काउंट not deducted because this is offered to promote early payment of due amount, not for promoting the trade.
सब्सिडी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, ₹1,00,000 की चीज खरीदी, गवर्नमेंट ने 20,000 दे दिए, आपके घर का तो 80,000 ही पड़ा, तो फिर आपके लिए कॉस्टिंग कितनी मानी जाएगी? 80,000 विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट, रोड टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी सब कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। हाँ, इफ क्रेडिट इज अवेलेबल देन इट विल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड फिर इंक्लूड ही मत करो, और अगर इंक्लूडेड है तो डिडक्ट कर दो, अदरवाइज हमेशा इंक्लूड होगी। नेक्स्ट, पेनल्टी, डम्बरेजेस, पेनल्टी, फाइन्स एक्सेट्रा। ये क्या है? डम्बरेजेस क्या होता है? हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, शिप में आ गया, पोर्ट पे आ गई, तो क्या शिप खड़ा रहेगा? हम 4 दिन लेट जाएंगे तो शिप हमारे लिए रुकेगा क्या? नहीं। तो फिर कैप्टन क्या करेगा? शिप पे फेंक देगा सामान? नहीं, वो भी नहीं ऐसा करता। कैप्टन क्या करेगा? सारा माल पोर्ट अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देगा और शिप निकल जाएगी। पोर्ट अथॉरिटीज को सामान को पोर्ट में नहीं पड़ी रखेगी, वो उस सामान को गोडाउन में ले जाएंगे, और जब आप उसको रिलीज करवाने जाओगे तो पोर्ट अथॉरिटीज वो 3-4 दिन जो आप लेट किए उसका वो आपसे क्या चार्ज करेगी? स्टोरेज कॉस्ट कह लो, डमरेजेस कह लो, पेनल्टी कह लो, वो चार्ज करेगी। तो क्या ये डमरेजेस, ये फाइन, पेनल्टीज क्या कॉस्ट का पार्ट होनी चाहिए? क्या ये परचेज कॉस्ट का पार्ट है? नो। क्या ये टैक्स है? नहीं। क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन है? लगता है कि सर ट्रांजिट के बीच में खर्चा लगा है, अभी तक हमारे यहां तक पहुंचा थोड़ी है, लेकिन ये खर्चा परचेज के कारण नहीं लगा, ये खर्चा आपके लेट होने के कारण लगा है। इसका परचेज से कोई रिलेशनशिप नहीं था। परचेज करते वक्त आपने ये थोड़ी कहा था कि ये भी एक एक्सपेंस और लगाना है हमारे को, जबरदस्ती लगाना है। तो जबरदस्ती इसलिए लगा क्योंकि आप लेट गए। तो एनी टाइप ऑफ फाइन, डमरेजेस, पेनल्टीज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। ये लॉस है, ये P&L में शिफ्ट होगा सीधा। इसको परचेज कॉस्ट में डेबिट ऐड नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में डेबिट नहीं होगा, ये कहां जाएगा? P&L में जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर, और क्या क्या, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन, है तो ऐड, नहीं तो नहीं। इंश्योरेंस चार्जेस, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी में माल लाओगे कैसे? यस, इट इज रिलेटेड टू परचेज। ट्रांजिट है तो ऐड होगा, एडेड। कमीशन ऑन ब्रोकरेज, बिना कमीशन दिए ब्रोकर आपको मिलवाएगा ही नहीं, वेंडर से, सप्लायर से डील ही नहीं होगी, रिलेटेड टू परचेज, एडेड। फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बिना पैसे दिए ट्रांसपोर्टर आपका माल थोड़ी लाएगा, रिलेटेड टू परचेज टू ब्रिंग द एसेट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ऐड होगा। इंटरेस्टिंग आया कंटेनर, इसका क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हो तो वो ऑफकोर्स कंटेनर के अंदर आएगा, ड्रम्स आएंगे, तो ड्रम के भी पैसे चार्ज होते हैं। ड्रम फ्री थोड़ी आएगा, वेंडर आपको केमिकल देगा तो साथ में ड्रम भी देगा, ड्रम फ्री नहीं देता, उसके पैसे लेता है, वो कॉस्टली होता है वो भी। बट ड्रम के भी कुछ सिनेरियो बन जाते हैं, सिचुएशन बन जाते हैं। वेंडर कहता है कि जी आपका माल पहुंचे फिर खाली ड्रम लौटा दीजिएगा, कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। अगर रिटर्नेबल है विथ फुल वैल्यू तो फिर नॉट इंक्लूडेड। फुल वैल्यू है तो, अगर फुल वैल्यू है। नॉन रिटर्नेबल है तो अब क्या करना है वो आप ही देखो, हमने तो ड्रम भेज दिया, ड्रम के पैसे आपसे लेंगे, तो एक बार तो कॉस्ट ऐड कर दो, एडेड। बट अगर ये जो ड्रम आप खाली हो गए, आपका लिक्विड जो आपने रॉ मटेरियल यूज कर लिया, उसके बाद बचे हुए ड्रम का क्या करोगे? यू विल सेल इट एज ए स्क्रैप। तो स्क्रैप से थोड़ा बहुत पैसा आएगा। इज इट अदर इनकम और इज इट रिकवरी ऑफ कॉस्ट? डिफरेंस है इनकम और रिकवरी ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट को कम करता है, एक ये माना जाता है कि ये तो इनकम हुई जी, हमें कुछ बेनिफिट हुआ है। तो इट इज नॉट इन दी नेचर ऑफ बेनिफिट, इट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, जनरली ऐसा माना जाता है। और जब रिकवरी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट है तो परचेज कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये P&L में क्रेडिट नहीं होगा, परचेज कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, ट्रेडिंग में डेबिट को रिड्यूस करेगा। नेट प्रॉफिट सेम होता है, जस्ट द ट्रीटमेंट। तो अगर कोई रिटर्नेबल, अच्छा इसमें एक ये भी हो सकता है कि जी भेजते वक्त तो हम कंटेनर की वैल्यू 60 रुपए मानते हैं, ब्रांड न्यू कंटेनर है, जब आप वापस, अगर हमें आप हमको वापस भी दे सकते हो, पर हमारे लिए तो वो यूज्ड कंटेनर हो गया, हम उसके थोड़े पैसे कम देंगे। 60 रुपए में आपको भेजेंगे, 40 में वापस आपसे ले लेंगे सेकेंड हैंड वाला। तो फिर उस केस में वो जो डिफरेंस का 20 है वो हमको बेयर करना है, वो भी रिलेटेड टू परचेज है। बिना ड्रम के माल आ नहीं सकता था, तो वो 20 रुपए का डिफरेंस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। शॉर्टफॉल इज एडेड। शॉर्टफॉल वो जो 60 और 40 रुपए के बीच में ड्रम गायब हो गया, वो शॉर्टफॉल नहीं है, वो तो होता है लॉस।
लॉस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, रिटर्न टू वेंडर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके, और रिटर्न टू स्टोर्स फ्रॉम शॉप फ्लोर ये भी हम सारा लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। तो आज हम बढ़ाते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। देखें आ गए जी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चल 9 ये लो जी। लेक्चर 9 आ गए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। थोड़े करेक्शन थे, टाइपिंग या ये कहें पुराने क्वेश्चन है वो हमने चेंज कर दिए। 21 क्या बोलता है? The following details are available in respect to consignment of 1250 kg of material Z। कितना क्वांटिटी मंगवा रहे हो आप? टोटल परचेज क्वांटिटी, टोटल परचेज क्वांटिटी 1250 kgs। चलिए, इनवॉइस वैल्यू 20 रुपए है। ओके, कस्टम ड्यूटी 25% ऑफ नेट इनवॉइस प्राइस है। वर्ड लिखा है नेट, वर्ड लिखा गया है नेट इनवॉइस प्राइस। अब ये नेट का मतलब क्या है? जीएसटी रेट का भी बात नहीं करते क्योंकि हमें लॉ से कोई मतलब नहीं, हमें जो परसेंट दिया हम वो अप्लाई करेंगे। जीएसटी 8% ऑन इनवॉइस प्राइस, ऐसा वर्ड लिखा है, नेट भी नहीं लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। ओके, इंश्योरेंस चार्जेस 1% ऑन नेट इनवॉइस प्राइस। डिलीवरी चार्जेस 250, कंटेनर भी आ गया। कॉस्ट ऑफ कंटेनर एट द रेट 60 पर कंटेनर ऑफ 50 केजी। एक कंटेनर में कितना माल आ रहा है? कैपेसिटी पर कंटेनर, कैपेसिटी पर कंटेनर इज इक्वल्स टू 50 केजीज। तो नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हो गए जी? नंबर ऑफ कंटेनर विल बी 1250 किलो लाने हैं, और 50 किलो एक का कैपेसिटी है, तो हमें मंगाने पड़ेंगे डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू 25 कंटेनर। 25 कंटेनर के पैसे लगेंगे, कंटेनर्स के पैसे लगेंगे 60 रुपए के हिसाब से। ओके, रिबेट इज अलाउड at the rate 40 per container if returned within 6 weeks which is a normal feature। वो बोलते हैं कि वेंडर बोलता है कि सेकेंड हैंड हमें वापस दे देना, हम 40 रुपए आपको और कम कर देंगे। इट्स अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, और ये नॉर्मली हम कर भी देते हैं, नॉर्मल फीचर है। 1 कंटेनर ऑफ लोड इज रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन एंड नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट ही नहीं किया, गाड़ी से ही वापस कर दिया कि भैया इसको वापस ले जाओ, ये काम का नहीं है, उतारा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड हैंडलिंग इज 25 पैसा पर केजी ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। यानी 25 कंटेनर नीचे ही नहीं उतारे, एक तो वहीं रिजेक्ट कर दिया, 24 उतारे हैं, जो 24 उतारे हैं उस पर अनलोडिंग लगेगी। ये ध्यान रखना था, पीछे के जो लाइन वर्ड लिखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट लैंडेड कॉस्ट, कि भैया हमारे स्टोर रूम के तक आने की, लैंड करने की कॉस्ट कितनी पड़ी इस मटेरियल की ऑन अ पर केजी बेसिस। बढ़िया है, टोटल कॉस्ट का एक स्टेटमेंट बना देते हैं, उसमें से डिवाइड बाय कर देंगे क्वांटिटी, तो कॉस्ट पर केजी आ जाएगा। शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल Z। सबसे पहली कॉस्ट क्या ऐड होगी? नंबर 1 परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी है जी? परचेज कॉस्ट सर वो एक रिटर्न कर दिया, उसका क्या करना? अभी तो अभी नहीं किया ना, एक बार तो बिल आने दो पूरा। 1250 किलो मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपए पर केजी, टोटल हो गया 25000। 25,000 का इनवॉइस आ रहा था, 25,000 का इनवॉइस आ रहा था। अब क्या करें? लेस ट्रेड डिस्काउंट्स एट द रेट 10%। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, समझा भी था, ड्यूटीज लॉ
ड्यूटीज, टैक्सेस, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद ये मान के चलते हैं कि एज इफ के ये प्राइस में इंक्लूड ही नहीं था, तो जब इंक्लूड ही नहीं था तो उस पर टैक्स कैसे लगेगी, गवर्नमेंट लेगी। 2,500 का जी डिस्काउंट मिल गया, इस वैल्यू को बोला जाता है नेट इनवॉइस प्राइस या फिर वैल्यू कहे, क्योंकि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है। दिस इज कॉल्ड एज नेट इनवॉइस प्राइस। 22,500 की चीज आई है, इस पे ड्यूटीज टैक्सेस लगेगा। ऐड करते हैं, अब क्या ऐड होगा, ऐड, पहले कौन सी टैक्स लगेगी, जीएसटी या कस्टम्स। तो इसमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, लॉ में लिखा हुआ है, और जो लॉ में लिखा हुआ होता है उसको फॉलो करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते। लॉ में लिखा हुआ है कि पहले कस्टम ड्यूटी लगेगा, पहले इंडिया के बॉर्डर के अंदर तो आने दो, टेरिटरी में तो आने दो, कस्टम्स ड्यूटी, और इसका रिफंड भी नहीं मिलना। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। एट द रेट 25%, किसका, 22,500 का। 22,500 का 25% कितना होता है, 5625। 5625 टोटल कितना हो गया, 125 कैरी 1, 23, 28, 125 कस्टम मिला के लो जी, इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गया माल। अब लगेगा जीएसटी, ऐड जीएसटी, इसलिए वर्ड हटाया मैंने नेट, क्योंकि जीएसटी इस पे नहीं लगता है, नेट इनवॉइस प्राइस 22,500 पे नहीं लगता। जीएसटी में ये लिखा हुआ है, लॉ में जो ये लिखा हुआ है, जो मुझे समझ है कि इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी जो वैल्यू है उस पे जीएसटी अप्लाई होता है। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी क्या हुआ, इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी कितना हुआ, जीएसटी, और ये मान के चलते हैं हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जीएसटी 8%, किसका लगेगा, 28,125 का लगेगा। ये ध्यान देना है, इंक्लूसिव ऑफ कस्टम या एक्साइज होती तो वो भी पहले लगती है, ये लॉ में लिखा हुआ है। प्लस 22,500 इक्वल्स टू है भाई 28,125 इंटू 8%, 22,50, 22,50 लो जी, टोटल हो गया। अब ये हमारा ड्यूटी पेड हो गया गुड्स, दिस इज योर ड्यूटी एंड टैक्सेस पेड। 28 125 प्लस 22,50, अच्छा ऐड हो ही गया था, 33,75, 33,75, दिस इज दी वैल्यू ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, टैक्स पेड गुड्स। पर अभी हमारे यहां तक पहुंचा नहीं है, पहुंचाना पड़ेगा, और एक्सपेंसेस लगाएंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऐड इंश्योरेंस 1%, ये किसका लगेगा, इन नेट इनवॉइस प्राइस। ये ध्यान देना था, क्वेश्चन ने बोला है नेट इनवॉइस प्राइस, तो फिर नेट पे लगाएंगे, यानी हम टैक्सेस का इंश्योरेंस नहीं करा रहे, हम सिर्फ माल का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो हमारा बस उसी का प्रीमियम भी लगेगा 225। ऐड, और क्या एक्सपेंसेस लग रहे हैं, डिलीवरी फीस, डिलीवरी चार्जेस लगा दो, डिलीवरी चार्जेस 250 एज इट इज। नेक्स्ट ऐड कंटेनर कॉस्ट, कंटेनर एक बार तो पैसे पूरे लगेंगे, ₹60 इंटू 25, 1,500 रुपए ये और आ गए। ये हो गई जी हमारे यहां पर पूरे गेट तक पहुंच गए गुड्स, इंटू 225 प्लस 225 प्लस 250 प्लस 1,500 आ गए गेट पे 32,350। ये है टोटल कॉस्ट ऑफ 25 कंटेनर्स। गेट पे पहुंचे हुए कंटेनर यहां तक पहुंच गए, ये टोटल कॉस्ट है। एक बार इसको रिसेप्ट कर लिया होता तो अनलोड करके और कॉस्ट ऐड करके फाइनल वैल्यू आ जाती। बोलता है एक तो सारे कंटेनर रिटर्न भी करने हैं जो खाली है, पर कभी खाली कहां कर रहे हो, अभी अनलोड करना बाकी है, पर अनलोड से पहले रिजेक्ट कर दिया, क्वेश्चन बोलता है 1 कंटेनर रिजेक्टेड और एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो माइनस करो, लेस परचेज रिटर्न, 1 कंटेनर, इस पे रिटर्न होगा। अब प्रैक्टिकली तो इंश्योरेंस, डिलीवरी, ये जो चार्जेस होते हैं प्रैक्टिकली बायर ही बेयर करता है। ये छोटा सा 225 और 250 रुपए का प्रोपोर्शनेट क्रेडिट नोट नहीं आता, वो 30,375 प्लस कंटेनर की जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाती, क्रेडिट नोट आ जाता है उसका। थ्योरेटिकली हमारे सिलेबस के लिए वो ये बोलते हैं कि जिस पॉइंट तक रिजेक्शन हो रहा है उस पॉइंट तक जितने एक्सपेंस हुए, क्यों रिटर्न हो रहा है, क्योंकि माल सब स्टैंडर्ड वैल्यू क्वांटिटी का है, क्वालिटी का है, तो
उस तक जितने एक्सपेंस हुए सब कौन बेयर करेगा? वेंडर बेयर करेगा, हम क्यों बेयर करेंगे? थ्योरेटिकल तो बात भी सही है। तो वैल्यू कितनी हो गई? 32,350 इंटू 1/25। वैल्यू कितनी आती है जी? डिवाइड बाय 25। 1294 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये है जी वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 24 एक्सेप्टेड कंटेनर्स इंटू 24, 31,056। अब ये एक्सेप्ट हो गए, गेट के अंदर आ गए, स्टोर कीपर इनको क्या करवाएगा? भैया नीचे रखो, अनलोड करो, एक्सपेंस लगेगा, फ्री में कुछ नहीं होता। ऐड कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग, क्या ध्यान देना था, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग क्या बोलता है? कितना लगेगा? 25 पैसे पर केजी। तो जनरली स्टूडेंट 1250 से मल्टीप्लाई कर देता है, वो नहीं करना है। 1250 रहे ही नहीं, सिर्फ 24 कंटेनर है, 24 कंटेनर्स हैं 50 किलो के, 1200 किलो ही है, इंटू 25 पैसे पर केजी। कितना हो गया? 1200 इंटू 0.25, 300 रुपए। ये आ गया जी टोटल कॉस्ट। ये है टोटल कॉस्ट। अब कंटेनर खाली करो, 31,356। एक कॉस्ट नहीं है, अभी कंटेनर खाली करेंगे, 40 रुपए वापस आएंगे, रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, लेस रिकवरी ऑफ कॉस्ट। इनकम नहीं है, वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, नेचर उसका कॉस्ट से रिलेटेड है। ऑन रिटर्न ऑफ एम्प्टी कंटेनर, कितने कंटेनर रिटर्न हुए? अब यहां ध्यान देना, 25 नहीं करना, 25 वाली कॉस्ट तो उस 1294 जो हमने ग्रीन कलर में रिटर्न की उसमें ऑलरेडी माइनस हो गई। 24 कंटेनर्स, और एक पे कितने रुपए वापस दे रहा है? 40, 06, 16 कैरी, एक 960 माइनस माइनस, चल तो प्लस 300 माइनस 960, 33,960। दिस इज योर लैंडेड कॉस्ट, जो भी माल रिसीव हुआ उसकी फाइनल वैल्यू कॉस्ट आपके गोडाउन तक लाने की, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी रिसीव्ड। कितनी क्वांटिटी रिसीव्ड? 1200 केजी, 1250 नहीं, 50 किलो तो वापस भेज दिए, डिवाइड बाय 1200, कितना आ गया? 3396 डिवाइड बाय 1200। कॉस्ट पर केजी इज 25.33। तो थोड़े करेक्शन के साथ था क्वेश्चन, बट आई होप सबको समझ में आया। इसी के साथ हमारा ये पूरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट हुआ। ये बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बन जाता है, 2 नंबर 4 नंबर का वैल्यू बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये काम कहाँ आएगी? 25-33, वो जो स्टोर लेजर में आपने रिसिप्ट में क्वांटिटी इनपुट कितना करेंगे? 1250 नहीं, 1200। किस वैल्यू पे? ये 25.33। वो जो वेंडर ने 20 रुपए दिए उस पे नहीं होता, किस पे होता है? 25.33। टिल दैट पॉइंट स्टोर रूम तक पहुंचने तक के सारे एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिटर्न, सब कुछ नेट ऑफ करके वो रिसिप्ट हुआ। होपफुली सबको समझ में आया। बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बढ़िया सवाल। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा सा फास्टर भी ले सकते हैं। The following particular related to about 1200 kg of certain raw material purchased by a company during June. Total quantity कितना है? Total purchase quantity कितना है? 1200 kg। अब थोड़ा क्विक हो जाएगा। Lot price quoted by supplier and accepted by company for placing the purchase order। कुछ लॉट साइज के हिसाब से प्राइस दिया है। क्या बोलता है? 1000 तक अगर ऑर्डर करोगे 22 रुपए लेंगे, हम तो 1200 कर रहे हैं। 1000 से 1500 करोगे 20 रुपए लेंगे, तो हम तो इस स्लैब में आ गए। इसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं कि लिस्ट में क्या प्राइसेस है, और 1500 से 2000 हमारे लिए काम की नहीं। तो परचेज प्राइस कितनी हो गई? परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट हो गई जी 1200 किलो इंटू 20, कितनी हो गई? 24,000। 24,000 का बिल आया वेंडर से, पर वेंडर बोलता है 20% डिस्काउंट दे दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट।
कितना 20%, तो 2400 का 20% 4800 गया जी। नेट इनवॉइस प्राइस हो गई, नेट इनवॉइस प्राइस फटाक से कर सकते हैं क्योंकि ड्यूटीज टैक्स बाद में ही आने थे, तो मैंने कहा जी पहले ही कर देते हैं। 19200, यहां तक तो आ ही गए। चलो, तो ए पॉइंट गया, बी पॉइंट गया, अब क्या बोलता है, सी डी ई एफ जी एच, द एंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड, कोई लॉस नहीं हुआ मटेरियल का, आगे लॉस भी ले आएंगे, एंड इशूड टू प्रोडक्शन, पूरा इशू भी कर दिया। कंटेनर आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स, कंटेनर भी रिटर्न किए, कुछ रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी होगा। ड्रॉ अप अ सूटेबल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही तो बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही तो बना रहे हैं। सूटेबल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है, जो हमने प्रोडक्शन को इशू किया उसकी यूनिट कॉस्ट, वही जो लास्ट की वैल्यू निकालनी है। अब पॉइंट लेते हैं सी से लेके एच, पढ़ देते हैं एक बार। एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर भी लगेगा, उस पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एट द रेट 10 रुपीज पर ड्रम ऑफ 25 किलो। ड्रम भी आ रहे हैं ना 25 किलो, एक ड्रम 25 किलो का है। एक ड्रम अगर 25 किलो का है तो एडिशनल नंबर ऑफ ड्रम्स पहले तो कितने हैं, वर्किंग नोट, कैपेसिटी ऑफ ड्रम, कैपेसिटी ऑफ ड्रम कितनी है 25 केजी। तो नंबर ऑफ ड्रम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ड्रम्स रिक्वायर्ड 1200 किलो था, डिवाइडेड बाय 25 किलो, तो हो गया जी 4 इंटू 12, 48 ड्रम। 48 ड्रम किस रेट से लगेंगे, एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर एट द रेट ऑफ 10 रुपए, एड ड्रम चार्जेस, एड कंटेनर चार्जेस, इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलना। कंटेनर चार्जेस 48 वर्किंग नोट में आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, 480 रुपए, वैल्यू हो गई जी 19,680। सर टैक्स का क्या करना है देखते हैं। क्रेडिट अलाउड फॉर रिटर्न ऑफ कंटेनर इज 8 पर ड्रम, लास्ट में लेस कर देंगे। जीएसटी एट द रेट 10% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम, कहीं कोई मुझे रिफंड दिख नहीं रहा है, ऐड होगा नेट इनवॉइस प्राइस पे। रेट पेड और ऐड हो जाएगी। इंश्योरेंस 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू ऑफ मटेरियल, और मटेरियल ओनली, कंटेनर पे नहीं, ऑफ मटेरियल पेड टू सप्लायर। और फाइनली बोला एक ओवरहेड और ऐड करिए, ओवरहेड अप्लाइड एट 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल परचेज कॉस्ट है उस पे 5% के एक्स्ट्रा ओवरहेड चार्जेस भी ऐड कर दीजिए। तो हमने देखिए दोनों मटेरियल के प्राइस और कंटेनर के वैल्यू तो ऐड कर दिए। तो यहां शिफ्ट कर, नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, अब हमें पहले तो टैक्स की बातें कर लेते हैं, फटाफट टैक्स लगा देते हैं। ऐड जीएसटी, जीएसटी अलग अलग लग रहा है, कितना लग रहा है, 10% ऑन मटेरियल, रॉ मटेरियल पे 10%, किस पे लगेगा 19,200 पे, तो ये हुआ 1920। और कंटेनर पे कितना परसेंट, 5% इंटू 480, 480 का 5% होता है आई थिंक 24 रुपए, 24 रुपए। टोटल जीएसटी हो गया 1944। तो जीएसटी मिला के वैल्यू हो गई 19,680 प्लस 1944 इक्वल्स टू 21,624। ये जीएसटी मिला के वैल्यू हो गई, इसमें कंटेनर भी ऐड हो चुका है, अभी रिटर्न करना बाकी है। फ्रेट चार्जेस ऐड करिए, ऐड फ्रेट चार्जेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कितना 240। ऐड और क्या होगा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना 2.5%, किसका, नेट इनवॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल, टैक्स का भी नहीं किया कंटेनर का भी नहीं किया, 19,200 का 2.5%, 19,200 का 2.5% कितना होता है जी, इंटू 2.5%, 480 और जुड़ गए। बस अब एक स्टोर ओवरहेड है और एक कंटेनर रिटर्न भी हो रहा है, उसका भी क्रेडिट रिबेट मिलेगा। तो पहले तो ये टोटल मारते हैं,
ये टोटल हो गई 21,624 प्लस 240 प्लस 480 इक्वल्स टू 22,344। ये हो गई हमारी अभी तक की टोटल कॉस्ट। अभी एक तो पॉइंट नंबर एच बाकी है और एक पॉइंट नंबर रिटर्न का बाकी है। इस पे लगेगा स्टोर ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जब वो बोलता है कि स्टोर ओवरहेड अप्लाई करने हैं परचेज कॉस्ट पे और कंटेनर का 8 रुपए वापस भी आ रहा है, तो अब पहले क्या होगा? कंटेनर का 8 रुपए का रिकवरी माइनस होकर फिर कॉस्ट निकलेगी, या पहले स्टोर ओवरहेड? स्टोर ओवरहेड का मतलब अदर एक्सपेंसेस के लिए और 8% ऐड करना है, पॉलिसी होगी, ऐड करेंगे। तो वो पहले करके फिर कंटेनर माइनस करना है, या कंटेनर माइनस करके फिर कॉस्ट ऐड करनी है? तो पहले जब वो बोलता है अदर एक्सपेंसेस लगे, तो अदर एक्सपेंसेस से पहले जो रिकवरी है रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन वो माइनस करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है। लेस रिबेट ऑफ रिबेट ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स, इससे हमारी नेट कॉस्ट आएगी, उस पे अदर एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे। 48 कंटेनर थे इंटू 8 रुपए, 48 इंटू 8 इक्वल्स टू 384, और ये माइनस होके ये आई हमारी नेट परचेज कॉस्ट, या ये कहूं लैंडेड कॉस्ट। कितनी हो गई माइनस करने से? 222 344 माइनस 384 इक्वल्स टू 21,960। ये गुड्स कितने का पड़ा? 21,960 का। एड स्पेशल एडिशन, एड स्टोर्स ओवरहेड, ओवरहेड मींस अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, और जो खर्चे होते हैं वो जो स्टोर कीपर वगैरह के एक्सपेंसेस हैं वो सारे, बुक्स भी मेंटेन होती है तो स्टेशनरी का चार्जेस और भी जो एक्सपेंसेस है, कितना? 5%। इसका 21,960 का, तो 21,960 इंटू 5%, 1098। तो ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी हमारे को? प्लस 23,058, और आंसर भी आई थिंक मैच हो गया। इसमें कोई रिटर्न था ही नहीं गुड्स का, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी थी? 1200 किलो। तो कॉस्ट पर केजी कितनी हो गई? कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1200 इक्वल्स टू 19.215 पर केजी, 19.215 पर केजी। ये हुआ जी हमारा क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। उम्मीद है सबको समझ में आया। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, जीएसटी ऐड करने हैं। जीएसटी इस बार मैंने नीचे इसलिए किया क्योंकि कंटेनर पे भी लग रहा था, इसलिए पहले कंटेनर की वैल्यू ऐड कर दी, फिर अदर एक्सपेंसेस सारे ऐड कर दिए, रिकवरी हुई तो रिकवरी माइनस कर दी, और अगर कोई फाइनल ओवरहेड एक्सपेंस होगी, फाइनली एक्स्ट्रा और अलाउंस मिलता है कि जी और इतना कर सकते हो, वो और एक्सपेंस ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली। होपफुली डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास तीन ही छोटे छोटे सवाल है, 23, 24, 25 आई थिंक समय है हमारे पास। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट निकालनी है। पार्ट नंबर 32 नाम है बी एंटर्ड, बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर। वो रिसिप्ट में किस प्राइस पे लाना है वही तो हम करते हैं। द फॉलोइंग इनवॉइस इज रिसीव्ड, इनवॉइस आया 1000 रुपए, 200 यूनिट मंगवाए थे, 5 रुपए के हिसाब से 1000 का प्राइस आ गया। ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैसे पता लगा? जीएसटी बाद में लगा है, तो जो डिस्काउंट पहले है वो ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो ये तो वैसे भी हम लेस करते हैं, हम 800 पे वैल्यू करते हैं। जीएसटी है 120 का, हम ऐड करते हैं, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो ऐड होगा। पैकिंग चार्जेस आपके और लिखा है नॉन रिटर्नेबल है, तो कोई रिकवरी भी नहीं होगी, ये कॉस्ट तो हम ऐड करते हैं। 970, ये इसमें क्या था, डिवाइड कर देंगे 200 यूनिट से। नो 2% और डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज, ये है कैश डिस्काउंट।
तो क्या कैश डिस्काउंट रिड्यूस करेगा? रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान के माइनस करना है परचेज प्राइस, नेट परचेज को प्राइस निकालने के लिए? नो, दिस इज फॉर टू मोटिवेट फॉर अर्ली पेमेंट, रिलेटेड टू अर्ली पेमेंट। इसका परचेज से कोई लेना देना नहीं, नॉट एक्सक्लूडेड, नॉट एक्सक्लूडेड। आप नोट लिख सकते हो नॉट एक्सक्लूडेड करके, क्यों? क्योंकि नॉट रिलेटेड टू परचेजेस है, इट इज रिलेटेड फॉर अर्ली पेमेंट, टू मोटिवेट फॉर अर्ली पेमेंट। सो ये इसका इफेक्ट नहीं आएगा स्टोर लेजर में, ये अदर इनकम बन के डिस्काउंट रिसीव करके पीएनएल में क्रेडिट होगा। तो बोलता है डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी इज एनक्लोज फॉर क्लेमिंग जीएसटी क्रेडिट। हम आगे जीएसटी भरते हैं तो ये जो जीएसटी है इसका क्रेडिट मिल जाएगा 120 का, और जब क्रेडिट मिल जाएगा तो ये ऐड नहीं होना चाहिए था। इस टेबल में तो ऐड है, तो अब हम रिवाइज टेबल बना देंगे। क्या करेंगे? 1000 माइनस 200 800, हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी 800। 120 ऐड ही नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूड ही कर देंगे, प्लस 50 तो इंक्लूड होगा, वो नॉन रिफंडेबल है, तो हमारे लिए वैल्यू हो गई 850 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, तो एक यूनिट हो गया 4.25 का। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म। 2 नंबर का एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता। नेक्स्ट 24 मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और 25 उसी से जैसा रिलेटेड क्वेश्चन है। इन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ सिंगल केमिकल ए, दो है केमिकल ए एंड बी, दोनों की अलग अलग टेबल बनेगी, एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, टोटल निकालो डिवाइड बाय ऑल कर दो, तो एक ऐसे तो सोने चांदी का भाव एक हो जाएगा ज्वेलर के शोरूम में। केमिकल ए एंड बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो ए अलग बी अलग, इनवॉइस एक साथ बन के आया है। केमिकल ए इज 10,000 पाउंड, एलबी इज एट 10 रुपीज पर एलबी। एक तो ये आया हमने खरीदा है, और एक केमिकल बी 8,000 पाउंड आया 13 रुपए से, तो अपने अपने कॉलम में कॉस्ट आ जाएगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी है, रिफंडेबल क्रेडिट नॉट अलाउड लिख भी दिया 10%। किसका 10%? इसका 10 हो गया 10,000, और इसका 10 हो गया 10,400, टोटल हो गया 20,400। यही तो इसका ब्रेकअप है, तो अपनी अपनी कस्टम ड्यूटी अपने अपने में ऐड करो। रेलवे फ्रेट, इसको कैसे बांटे? क्वांटिटी के रेशियो में या अमाउंट के रेशियो में? बात समझिए, रेलवे को क्या लेना देना माल अंदर क्या है, उसकी क्या वैल्यू है? रेलवे को तो कितना वेट का क्वांटिटी रेल में एंटर कर रहा है उस पे चार्जेस लगते हैं। यानी ये कौन से रेशियो में बटेगा? ये बटेगा हमारा 10:8, 10:8 के रेशियो में बांटोगे, 2 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 करेंगे तो एक हो जाएगा 2133, और एक हो जाएगा 1707। ये हो गया हमारा ब्रेकअप ए और बी का। शॉर्टेज ऑफ 500 एलबीस इन ए एंड 320 इन बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। नॉर्मल वर्ड लिखते ही ये नॉर्मल लॉस हो गया, और ये तो आने से पहले ही नॉर्मल लॉस हो गया, इवेपोरेट वगैरह हो गया होगा। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? नॉर्मल लॉस के कारण हम बचे हुए वैल्यू की, बचे हुए क्वांटिटी की क्या करते हैं? रेट इन्फ्लेट करते हैं। कैसे रेट इन्फ्लेट करते हैं? अमाउंट पूरा एज इट इज रखते हैं, कल सीखा हमने, अमाउंट एज इट इज रखते हैं, नीचे क्वांटिटी में से एप्पल का एग्जांपल, 1,00,000 रुपए का एप्पल है, 10,000 किलो है, उसमें से 100 किलो वेस्ट होंगे, 1,000 किलो है, 100 किलो वेस्ट होंगे होंगे, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000 नहीं करेंगे, 900 ही करेंगे। ऑटोमेटिक बचे हुए 900 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फ्लेट हो जाएगी। यहां पर भी यही करेंगे, क्वांटिटी 10,000 में से 500 कम कर देंगे, 9,500 पे लाएंगे, और 8,000 में से 320 कम कर देंगे। जो बची हुई क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में यूज करेंगे, रेट इन्फ्लेट हो गई। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेट पर एलबीज ऑफ ईच केमिकल अज्यूमिंग, एक और आई चीज बात, ए नॉर्मल प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन। ये सीखना था। अब ये फर्दर डिटोरिएशन यानी क्या? और क्वांटिटी कम होगी ऑफ कोर्स, तो एक ही कितनी कम होगी? 2% ऑफ 10,000, या 10,000 माइनस 500, 9,500। 10,000 करोगे तो 2% हो जाता है 10,000 का 200 किलो, 200 एलबीस, और 500 हटा के 19,500 का करोगे तो 190 आ जाएगा, रेट में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये किसका है 2%? जब बोलते हैं फर्दर डिटोरिएशन, तो जो रिसीव ही नहीं हुआ है वो और कैसे डिटोरिएट होगा? रिसीव कितना हुआ हमारे यहाँ पे? 19,500 ही रिसीव हुआ, 9,500 ही रिसीव हुआ, तो फिर 2% भी किसका होना चाहिए? 9,500 का ही होना चाहिए। बस ये एक छोटा सा ट्रिक था जो हमें ध्यान रखना चाहिए था। लेट्स गो फॉर स्प्लिट व्यू।
है भाई, और 9 लीजिए 23, 24 पे आ जाते हैं, 23 तो हमने ओरली कर दिया। 24 क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ दो छोटी छोटी टेबल बनती है जी, एक्चुअली एक क्वांटिटी की और एक अमाउंट ऑफ प्राइस की। मटेरियल ए एंड बी, ग्रॉस क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी 10,000 और 8,000। पहले क्वांटिटी का बना देना चाहिए, फिर वो वैल्यू डिवाइड में काम ही आ जाएगी। माइनस नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ, 500 और 320। नेट रिसिप्ट कितना हुआ, 9,500, और यहां हो गया 80, 4, 6, 7,680। क्वांटिटी वर्किंग नोट 1, क्वांटिटी रिकंसिलेशन रिकॉन लेस प्रोविजन फॉर, प्रोविजन अमाउंट में नहीं होगा, क्वांटिटी में हो रहा है यहां, प्रोविजन फॉर फर्दर डिटोरिएशन, और खराब तो होगा ही जी, डिटोरिएशन। नॉर्मल है क्योंकि पहले से पता है, जब पता है तो वो तो नॉर्मल हुआ, एक्सेप्टेबल है। 2%, किसका, 10 का नहीं, इसका 9,500 का। 2% इंटू 9,500 का कितना आया, 2% इंटू 9,500 190, और इधर कितना हो जाएगा 7,680 इंटू 2%, 153.60। डेसिमल्स में चलाएंगे, माइनस इक्वल्स टू 7,526.40 फाइनल क्वांटिटी तो यूज होगी। तो यहां कितना हो गया, 9,310। ये तो हुआ क्वांटिटी का रिकॉर्ड। तो डिवाइड के लिए क्या होगा, 9,310 और 7,526, ऑटोमेटिक रेट क्या हो जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या लगी, पहला ए और बी। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कितनी आई, एक तो है 1 लाख और दूसरे की है 1,04,000। एड कस्टम ड्यूटी 10%, खुद ने ही बोल दिया, हमारा काम थोड़ा आसान भी हो गया। नहीं होता तो हम कर देते, प्रोपोर्शनेट रेट निकाल देते, अगले क्वेश्चन में शायद आ ही रहा है। कस्टम्स के मिला के 1,10,000 और ये हो गई 1,14,400। अब फ्रेट भी, ब्रिंग ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दी इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन, तो फ्रेट तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगा। फ्रेट कितना, रेलवे फ्रेट 3,840 इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ क्या, क्वांटिटी कितना हो गया 3,840 इंटू क्वांटिटी कौन सी। हाँ, ये एक और सवाल, 10,000, 9,500 या 9,310। फ्रेट किस पे लिया होगा रेलवे ने, ऑब्वियस है जो सबसे पहले रेलवे में एंटर हुई होगी, यानी ग्रॉस परचेज क्वांटिटी पे फ्रेट लगी होगी 10,000 एंड 8,000 इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी परचेज्ड। ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी भी तो 3 अलग अलग लेवल पे आ गई, 10,000, 9,500 और 9,310। हमारे यहाँ जो लास्ट में पहुंचेगी वो नहीं, फाइन जो एंटर किया रेलवे तो उस पर फ्रेट लेगा, क्वांटिटी चेक करके फ्रेट का बिल दे देगा वो आपको, इंटू 10/18, 3,840 इंटू 10/18 इज इक्वल्स टू, वैसे हमने स्प्लिट कर दिया था, 2,133, और इधर आ जाएगा 1,707। टोटल कॉस्ट, अब माल आ गया जी, रिसीव हो गया 112133 डिवाइड बाय नेट क्वांटिटी 9,310, प्राइस पर एलबी जो कि उनको चाहिए था, कितना हो गया 112133 डिवाइडेड बाय 9,310, 12.044, 12.044। डन, दिस इज डन। नेक्स्ट अगला पार्ट, 114400 प्लस 1707 इक्वल्स टू 116107, डिवाइड करते हैं 7526.40 डिवाइड बाई 7526.4 इक्वल्स टू 15.4266। इसी के साथ आंसर्स भी मैच हुए।
और ये हमारा वैल्यूएशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब हम ले रहे हैं, आई होप सबको समझ में आया, फ्रेट क्वांटिटी जो लोड हुई है उस पे लगेगा फर्दर डिटोरिएशन के लिए, और हमें पहले से पता था तो वो नॉर्मल लॉस है, हमने माइनस कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसी के साथ वैल्यूएशन का पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बोलता है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सूरत परचेज्ड 3 केमिकल, परचेज किए हैं 3 अलग अलग, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ओके, फ्रॉम बॉम्बे, तो बॉम्बे से आ रहा है सूरत। क्या क्वांटिटी आई, परचेज क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी क्या क्या आई, केजीज में है ये 3000, 5000 और सी की आई 2000। ऑफ कोर्स प्राइसेस अलग अलग है अपने अपने, 4.2, 3.8 एंड 4.75। कस्टम ड्यूटी किस पे लगी होगी, ऑफ कोर्स वैल्यू पे लगी होगी। तो पहले तो इन सबकी टोटल मारते हैं, 12600 प्लस 19000 प्लस 9500, इस पे लगी कस्टम ड्यूटी 41100, तो कितने परसेंट लगी, डिवाइडेड बाय 4110%, ये है जी 5%। 2055 अपॉन 41100 इंटू 100 करोगे तो ये 5% ऑफ वैल्यू हो गई। तो हमारे को अब ये एक वर्किंग नोट दिखा देंगे और फिर 5% सब में स्प्लिट कर देंगे। रेलवे फ्रेट किस में पोर्शन होगा, 3, 5 एंड 2 के रेशियो में, क्वांटिटी परचेज के रेशियो में। पहला जैसा टेबल बनाया था वैसा हो गया। यहां थोड़ा सा वर्क क्वांटिटी वाले टेबल की है। ए शॉर्टेज ऑफ 200 kg of A, 280 of B and 100 kg of C was noticed due to breakage at Surat. The manufacturer paid octroi duty. ऑक्ट्रॉय सिटी लिमिट के अंदर आने के लिए सिटी लोकल गवर्नमेंट लेती थी, अब तो खैर हटा दी काफी जगह से, पर ये भी हमारे लिए एक तरीके से परचेस से रिलेटेड कॉस्ट हो गई, बिना पे किए आप एंटर ही नहीं कर सकते थे। तो जो कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट में। पर यहां अब ये लगेगी किस पे, तो क्वांटिटी खरीदी है नहीं, तो क्वांटिटी सूरत के म्युनिसिपल लिमिट में आने से पहले थी। 3000 परचेज करके लाए लेकिन 200 केजी तो ब्रेकेज में चला गया, तो एंटर तो 2800 ही करेगी, तो 2800 पे ही ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगेगी, क्योंकि सूरत में जो ये ऑक्ट्रॉय चार्ज करने वाला टैक्स ऑफिसर होगा उसके लिए तो क्वांटिटी कितनी एंटर हो रही है, 2800 हो रही है। ये तो एक छोटा सा बात है। ही ऑल्सो पेड कार्टेज लोडिंग अनलोडिंग टाइप 63 पॉइंट फॉर बी एंड फॉर सी, ए के लिए नहीं लगा। कैलकुलेट द स्टॉक रेट दैट वुड यू सजेस्ट फॉर प्राइसिंग इशू ऑफ केमिकल अज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 5% फॉर फर्दर डिटोरिएशन। तो ये फिर वापस वही बात हुई। पर अब सवाल ये है, ये जो ब्रेकेज है, शॉर्टेज है, हम इसको अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम इसको अज्यूमिंग नॉर्मल लॉस, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था उसमें भी एबनॉर्मल होगा तो फिर ये माइनस नहीं होगा, इससे रेट आप इन्फ्लेट नहीं कर सकते, फिर तो ये लॉस पी एंड एल में जाता, पी एंड एल डेबिट टू परचेजेस करते। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो थीम है वो इसको नॉर्मल लॉस करके प्राइस को इन्फ्लेट करने का है, हम यहाँ अजम्पशन लिख देंगे। इसी के साथ ये हमारा पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परचेज क्वांटिटी की, पहले क्वांटिटी का स्टेटमेंट बना लेते हैं। लेस नॉर्मल लॉस ड्यू टू ब्रेकेज, एक्चुअली वो सील जो केमिकल की होगी वो ओपन का बंद करने में कुछ तो इवेपोरेट हो जाता है, ब्रेकेज। नॉर्मल लॉस ड्यू टू ब्रेकेज इन ट्रांजिट कितना, 200, 280 और 100 केजी। नेट रिसिप्ट कहां पर, एट सूरत 2800, 4720 एंड 1900 लेस। अभी और डिटोरिएट होगा, बोलता प्रोविजन बना दो, पहले से पता है तो नॉर्मल लॉस है, प्रोविजन फॉर फर्दर कितना, 5%, किसका, 5% मल्टीप्लाइड बाई 2800, 140,
नेट क्वांटिटी कितनी रह जाएगी यूजेबल, विल बी इक्वल्स टू 662660। इधर 5%, 4720 इंटू 5%, 236 माइनस 4484 एंड 1900 इंटू 5%, 95 माइनस करते हैं तो 1805। क्वांटिटी का टेबल इज डन। अब अमाउंट का टेबल, बस यहां ध्यान रखना था ऑक्ट्रॉय किस पे लगेगी, जो क्वांटिटी सूरत में एंटर कर रही है। एक एक्स्ट्रा कॉस्ट और है, बस फाइनली डिवाइड करना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ए, बी एंड सी। परचेज कॉस्ट 12,600, 19,000 और 9,500। सेकेंड कॉस्ट कस्टम्स, या तो रेट निकाल लो या इन रेशियो ऑफ परचेज कॉस्ट। कितना आ जाएगा, रेशियो में बांटेंगे, 5% है तो 600 इंटू 5% कितना हो गया 630। 19,000 इंटू 5% 950 एंड 9,500 इंटू 5% 475। आप 5% करके भी शो कर सकते थे, नहीं तो इस रेशियो में ब्रेक करके भी दिखा सकते थे। और क्या ऐड होगा, और रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट इस रेशियो में इन रेशियो ऑफ परचेज्ड क्वांटिटी। ये ध्यान रखना था, परचेज क्वांटिटी, ग्रॉस क्वांटिटी 352, यानी कि ये टोटल 10 ही हो रहा है, तो ये हो गया 300, 500 और 200। अब एक और कॉस्ट लगेगी, क्या लास्ट में लगेगी, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय ऑन ड्यूटी एट सूरत ऑन क्वांटिटी रिसीव्ड एट सूरत। तो सूरत में क्या क्वांटिटी रिसीव, और ये तीनों पे लग रही है 10 पैसे एट द रेट 0.10 पर केजी। सूरत में कितना रिसीव हुआ जी, ये रहा सूरत में 2800 का 10 पैसे 280, 280। नेक्स्ट 472, नेक्स्ट 1900। एक और चीज लगेगी, एड कार्टेज। किसमें लग रहा है, बी और सी में, ए में नहीं लग रहा है। ओके, कितना लग रहा है, फ्लैट अमाउंट ही दे रखा है 63.12 एंड 31.80। ये हो गई जी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी 2660 4484, आंसर में भी दे रखा था, एंड 1805। दिस इज कॉस्ट पर केजी। तो पहले तो टोटल कॉस्ट कर देते हैं, 12,600 प्लस 630 प्लस 300 प्लस 280 इक्वल्स टू 13,810 डिवाइडेड बाय 2660 इक्वल्स टू, क्या प्राइस आई, आ गई 13। अच्छा आंसर दे रखे हैं, फाइनल अमाउंट दे रखे हैं, प्राइस पूछा नहीं क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ प्राइसिंग इशू। स्टॉक रेट तो 5.1917, प्राइस भी निकालनी थी। नेक्स्ट, और क्या है वैल्यूज, 19,000 प्लस 950 प्लस 500 प्लस 472 प्लस 63.12 equals to 20,985.12। थिंक आंसर मैच हो गया, 20,009 डिवाइड बाय 4484 equals to 4.68। डन। लास्ट पार्ट 9,500 प्लस 475 प्लस 200 एंड 1900 एंड 31.8 का और सा फिगर है 12,106.80 डिवाइडेड बाय 1805 6.707। दैट्स इट। 12, यहाँ क्या गलत कर गए हम, कुछ तो गलत कर गए, 1900 नहीं होगा भाई, 9190 होगा, 1900 का 190 ऐड होगा। जल्दबाजी की गलती, इसको कहते हैं जल्दबाजी की गलती। 9,500 प्लस 475 प्लस 200 प्लस
190 प्लस, लिखने की गलती थी, 31.8 इक्वल्स टू how much? 10,396.80. आई थिंक ये आंसर मैच हो गया. यस, डिवाइडेड बाय 1805 इक्वल्स टू 5.76. विद दिस हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. 25th. होपफुली सबको समझ में आया आज का टॉपिक वैल्यूएशन का. इसी के साथ आज क्लोज करेंगे. नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे और इस बार बड़ा वाला एक टॉपिक होगा जो अभी काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा अलग है. स्टॉकआउट का कैसे टेक केयर करेंगे. अभी तक हमने कहीं पर भी स्टॉकआउट कॉस्ट की बात नहीं करी, तो अब हम स्टॉकआउट कॉस्ट को ला रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, क्वेश्चन नंबर 26 से ऑनवर्ड्स. होमवर्क आज कुछ भी नहीं है, कोई प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं थे, सारे क्वेश्चन हमने क्लास में ही ले लिए. इसी के साथ वैल्यूएशन का टॉपिक डन. तो नेक्स्ट सेशन तक ध्यान रखें. टेक केयर एंड डन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.